सीरियसली धीमू लग रहा है यार, क्रीज बॉल लग गया था। GPS signal lost. Okay, chalo, let us start. So there is this reading 62 क्रेडिट रिस्क करके चैप्टर है फिक्स्ड इनकम में, विच इज इंटरेस्टिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब रिस्क एंड रिटर्न पढ़ेंगे ना फिक्स्ड इनकम में, फिक्स्ड इनकम का जो रिस्क है ना, मोस्टली वी विल फोकस ऑन मार्केट रिस्क. जब हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे ना इसका, तो हम लोग मोस्टली मार्केट रिस्क देखेंगे. मार्केट रिस्क मतलब क्या कि प्राइस चेंज ड्यू टू चेंज इन आर. आर मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो. तो उसमें तो काफी डिटेल में देखने वाले हैं. बट दूसरा भी रिस्क है विच इज क्रेडिट रिस्क. मतलब इन सिंपल वर्ड्स डिफॉल्ट, या यू कैन से डाउनग्रेड, के जो बॉन्ड का क्वालिटी है, जो बॉन्ड का क्वालिटी है, मतलब पैसे वापस आने का चांस है, वो अगर खराब हो गया तो भी आपको रिस्क लगेगा. सो दैट इज योर क्रेडिट रिस्क. दैट इज योर क्रेडिट रिस्क. ठीक है. सो LOS 62A, LOS 62A describe credit risk and its component, probability of default and loss given default. तो पहला पैराग्राफ पढ़ लो. क्रेडिट रिस्क का डेफिनेशन दिया है. लॉसेस टू फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स स्टेमिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ द बोरोवर टू मेक पेमेंट. पेमेंट या तो इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का, और जब वो फेल होता है तो इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट. की ड्राइवर्स ऑफ क्रेडिट रिस्क आर आइदर स्पेसिफिक टू द बोरोवर, मतलब बॉटम अप, और रिलेट टू जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब टॉप डाउन. ठीक है. तो बॉटम अप में मतलब स्पेसिफिक टू द कंपनी, स्पेसिफिक टू द एंटिटी, ये सीज है. कैपेसिटी मतलब कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी. कैपिटल, दूसरे कैपिटल के सोर्सेज है उसके पास. कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी, क्या आपने जो पैसा दिया है इज इट अगेंस्ट सम एसेट, सम सिक्योरिटी. गवर्नेंस मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस डाले होंगे. और कैरेक्टर मतलब व्हाट इज द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंपनी और द मैनेजमेंट. तो ये सब कंपनी स्पेसिफिक हुआ. फिर पूरा इकोनॉमी वाइड फैक्टर्स, तो कंडीशंस, जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट,
मतलब अभी जैसे पिछले 1-1.5 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो दैट इज समथिंग विच विल अफेक्ट ऑल द कंपनीज। कि जब फेडरल रिजर्व ने रेट्स बढ़ा दिए हैं, जब यूएस 10 ईयर बॉन्ड इज नियर 5% और 4.5%, जो बहुत कम रहा करता था, राइट। जर्मनी के बॉन्ड्स थे वो 0% से कम नेगेटिव रहा करते थे, जबकि अभी 2.5-3% है। तो उसके कारण सारी कंपनीज का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन, फिर कौन सी कंट्री है, उसकी क्या जियोपॉलिटिकल सिस्टम है, लीगल सिस्टम कैसा है, और करेंसी। बिकॉज अगर बोरोइंग लोकल करेंसी में है तो करेंसी टू करेंसी कन्वर्जन का भी फर्क पड़ेगा। At its core, credit risk stems from the possibility that borrowers' sources of repayments will not provide enough cash to service their debt. कि पैसा वापस करने का है, तो पैसा वापस कहाँ से करती है कंपनी? या तो अर्न करेगी, या अगर अर्निंग कम पड़ रहा है तो एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है क्या? अगर कम पड़ेंगे तो क्रेडिट रिस्क ज्यादा है। Sources of repayment for a debt issuer depend on the nature of borrower and the specifics of the loan or bond issue. Secure कभी भी नाम आए तो you have to understand it is backed by some security, some property, some collateral, some asset. Unsecured is only backed by operating cash flows and investment of the issuer. Credit risk for a corporate issuer may come from poor economic and market conditions, increased competition, low profitability, having excessive debt levels, या all of the above, right? तो ये मोस्टली कंपनी की बात हुई। फिर सोवरेन डेट भी होता है, मतलब कंट्री के बॉन्ड्स भी होते हैं, उसमें भी क्रेडिट रिस्क होता है। जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, अर्जेंटीना और वो सब काफी कॉमन है, 10-12 साल में एक बार डिफॉल्ट हो ही जाता है, राइट। तो कई बार उसमें डिफॉल्ट हो जाएगा, so there is also a credit risk in sovereign debt. मोस्टली वहां पैसा वापस कहां से आएगा? टैक्स, टैरिफ्स, अदर फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड एडिशनल डेट इश्यूएंस एंड सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स। मतलब जो नॉर्मल कोर्स में पैसा आता है ना, दैट इज प्राइमरी सोर्स। और अगर उसमें नहीं आ रहा है तो कुछ आपको डेस्परेट मेजर्स लेने पड़े, मतलब पुरानी लोन के लिए नई लोन रेज करो या कोई एसेट बेच दो, वो सब सेकेंडरी सोर्सेज बोला जाता है। So credit risk for a sovereign issuer may stem from poor economic conditions and political uncertainty, fiscal debts, मतलब गवर्नमेंट ओवरस्पेंड कर रही है, and high debt levels related to the size of the economy. अच्छा, उसके बाद वाले 2 पैराग्राफ पढ़ो। ऑनलाइन फॉलो हो रहा है ना? ओके।
तो क्या बोला कि इलिक्विड और इनसॉल्वेंट उन दोनों में फर्क है। इनसॉल्वेंट मतलब आपकी एसेट्स इनफ नहीं है। मेरी लोन है 10 लाख की, मेरे पास एसेट्स है 8 लाख के, आई एम इनसॉल्वेंट, राइट। इलिक्विड मतलब सपोज मेरी एसेट्स है 10 लाख की, सॉरी सपोज मेरा लोन है 10 लाख का, मेरे पास एसेट है 12 लाख का, लेकिन वो एसेट है ना, वटवा में एक छोटी सी ऑफिस है मेरी, वो 12 लाख की है, राइट। और लोन अभी कल ड्यू है, 10 लाख चाहिए, लेकिन वो जो एसेट है 12 लाख का वो लिक्विड नहीं है, आई कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू कैश, और शायद करने जाऊंगा तो मुझे वो 12 लाख मिलेगा नहीं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इलिक्विडिटी, राइट। एंड एज यू कैन इजीली सी कि समटाइम्स इलिक्विडिटी कैन रिजल्ट इनटू इंसॉल्वेंसी। मेरे पे प्रेशर आए और 12 लाख का जो ऑफिस है वो मैं फायर सेल कर दूं 9 लाख में, तो लोन 10 लाख, एसेट रियलाइज हुआ 9 लाख, so now I am also insolvent, right? So but these are two terms you should know. फिर जब डिफॉल्ट वगैरह होता है तो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज मींस दैट अ डिफॉल्ट ऑन वन बॉन्ड इश्यू causes and default on all issues. See, big companies will have so many bonds outstanding. तो अगर ऐसा क्लॉज है तो अगर कोई एक बॉन्ड में डिफॉल्ट हुआ तो दूसरे बॉन्ड में भी डिफॉल्ट ही गिना जाएगा। Pari passu clause means all bonds of a certain type rank equally in the default process. Pari passu मतलब equivalent है सब। When pari passu and cross default provisions exist on unsecured debt, or default on one issue implies that all holders of unsecured claims have access to the general assets of the issuer to satisfy their obligation. For secured debt holders, such clause means default on any obligation of the issuer will grant access to general assets of the company and to the assets placed as collateral for the debt. मतलब मेरे पास सिक्योर बॉन्ड है, अगर सपोज सिक्योर बॉन्ड एबीसी, और उसमें कंपनी ने अपना एक गोडाउन सिक्योरिटी में दिया है। अच्छा, मेरा जो पेमेंट आता है वो जून में और दिसंबर में आता है, अभी नवंबर चल रहा है, लेकिन मेरे जैसे दूसरे बॉन्ड पे डिफॉल्ट हो चुका है, तो इसका मतलब मेरा बॉन्ड भी डिफॉल्ट में गिना जाएगा। और मुझे अगर लीगल प्रोसीडिंग चालू करना है कि लाओ वो वेयरहाउस मुझे दे दो, तो आई कैन इनिशिएट दैट कोर्ट प्रोसीडिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ योर क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, कि भले मेरे में डिफॉल्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा पैसा दिसंबर में ड्यू है, लेकिन मेरे जैसे दूसरे बॉन्ड पे हो गया और क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन है, तो यही गिना जाएगा कि मेरा भी ऑब्लिगेशन तुम पूरा नहीं कर पाओगे, सो आई कैन टेक रेमेडियल मेजर। Or only when the value of all pledged assets fall below the amount of pari passu secured debt will a secure bond investor suffer credit losses. वो तो है ही, लॉस कब होगा आपको, अगर सिक्योर्ड है तो जब तक सिक्योरिटी की वैल्यू इनफ है यू आर ओके, ठीक है। સર અગર એવું હોય કે તમારો કોલેટરલ વેલ્યુ એટલા ઘટી જાય રાતોરાત, પછી એનું શું પછી કરો? हाँ, तो उसमें भी क्लॉज होंगे कि और कोलेटरल दो या लोन थोड़ा प्रीपेमेंट कर दो, ऐसा। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू ओके? अनसिक्योर्ड में तो अपने पास कोई मतलब एसेट नहीं है, जनरल कैश फ्लो और वो सब पे, मतलब जो जितना हिस्सा सिक्योर्ड नहीं है उस पे हम क्लेम कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा है तो। हाँ, अच्छा, नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि ये जो क्रेडिट रिस्क होता है उसमें एक चीज होती है एक्सपेक्टेड लॉस, विच इज लाइक एलजीडी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो इट्स लाइक probability of default, suppose there is a 10% probability of default, suppose,
एलजीडी मतलब क्या, लॉस गिवन डिफॉल्ट। सपोज अपना जो बॉन्ड है वो अनसिक्योर्ड है, तो अगर लॉस हुआ, डिफॉल्ट हुआ, तो सारा का सारा पैसा जाएगा। यहां मान लो 90% जाएगा, राइट। अगर डिफॉल्ट हुआ तो 90% पैसा जाएगा, अगर अनसिक्योर्ड है तो। और मान लो अगर सिक्योर्ड है कि डिफॉल्ट हुआ तो मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी वगैरह तो है ही, तो मेरा सिर्फ मान लो 30% लॉस जाएगा, ठीक है। मेरा सिर्फ 30% लॉस, प्रिंसिपल इंटरेस्ट के ऊपर थी। हाँ 30% ही जाएगा, 70% तो रिकवर हो जाएगा। सो सपोज दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 10% है, यहाँ क्यों मिला के 0.9 इंटू 0.1 या 9%, यहाँ पे आपका 3%। दिस इज द एक्सपेक्टेड लॉस, कि अगर 100 रुपया दिया है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे 9 रुपीज का लॉस होगा, यहाँ पे 3 रुपीज का लॉस होगा, ठीक है। और जो एलजीडी होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस रिकवरी रेट, विच इज लॉजिकल। अगर मैं बोलूं लॉस गिवन डिफॉल्ट 30% है तो उसका मतलब रिकवरी 70%, ठीक है। तो पढ़ लो पैराग्राफ्स। सर रिकवरी रेट डिसाइड करना तो कोई क्राइटेरिया है? वो डिपेंड करेगा सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, वो एक बहुत मेन फैक्टर होगा ना। अगर सिक्योर्ड है तो रिकवरी हाई रहेगी, और प्लस जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, हर एक रेटिंग होता है, तो उसके पास हिस्टोरिकल डेटा है कि अगर मान लो AA रेटिंग वाला बॉन्ड है तो जब भी डिफॉल्ट हुआ है तो सपोज 60% रिकवर हुआ है, तो ऐसा भी डेटा इनके पास रहता है। अच्छा, और दूसरी बात, एक दूसरी चीज है एक्सपेक्टेड एक्सपोजर। एक्सपेक्टेड एक्सपोजर या एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, तो इसमें थोड़ा उन लोगों ने कंफ्यूजिंग लिखा है, बट आप ऐसा समझ सकते हो कि जो लॉस होगा ना, लॉस या तो एलजीडी इंटू पीडी, वो तो बराबर है, बट अगर एक्सपेक्टेड एक्सपोजर या एक्सपोजर एट डिफॉल्ट दिया हो ना, तो वो भी मल्टीप्लीकेशन में ले लेना। सी इट इज लाइक दिस, सपोज जो आपका बॉन्ड है ना, ये आपका लोन है, राइट। आपने जब इन्वेस्ट किया तब 100 रुपए का था, सपोज 5 साल का बॉन्ड है और 100 रुपए का है। अब ऐसा हो सकता है कि जब डिफॉल्ट होगा ना, तो ये 100 रुपए का बॉन्ड जो है उसमें से कुछ पैसा आपके वापस आ गया होगा, और सपोज इसका वैल्यू 95 रुपीज है जब डिफॉल्ट होगा तब। तो दिस इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। फिर अगर डिफॉल्ट हुआ तो मान लो लॉस 90% हो जाएगा, लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू 90%, और ऐसा होने का चांस है
10% है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका एक्सपेक्टेड लॉस आ जाएगा। So 95 हो गया 195। मतलब जब डिफॉल्ट होगा तब बॉन्ड का वैल्यू कितना होगा, ऐसा। अच्छा, फिर प्रोफेसर नोट के बाद जो लिखा है, we can use the annualized expected loss as a percentage as an estimate of annualized credit spread over a risk-free benchmark that an investor should demand for facing the credit risk of the investment. मतलब ये दोनों जो कंपोनेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और लॉस गिवन डिफॉल्ट, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो कहां पे दिखता है, क्रेडिट स्प्रेड में। क्रेडिट स्प्रेड मतलब क्या, कि सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इज सेलिंग एट 7.5% and in India triple B bond is selling at 2.5%, sorry 10%. ट्रिपल बी बॉन्ड इज सेलिंग एट 10%, तो एक्स्ट्रा आपको 2.5% मिल रहा है, दिस इज द क्रेडिट स्प्रेड। ये क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, और रिस्क मतलब क्या, तो पीडी इंटू एलजीडी। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि पीडी एलजीडी कितना है उसका एक अंदाजा लगा सकते हो, इसीलिए उन्होंने अप्रोक्सीमेशन लिखा है कि जो क्रेडिट स्प्रेड है वो आपको बताएगा कि पीडी एलजीडी कितना है। If the actual credit spread of the issue is higher than the estimated credit spread, the investor is more than fairly compensated for the credit risk. मतलब अभी ये प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं कि सपोज कोई एनालिस्ट है, उसने पीडी एलजीडी निकाला और आंसर आया 2.5% सपोज, लेकिन कोई पर्टिकुलर बॉन्ड हमको 2.5% नहीं, हमको 3% ज्यादा दे रहा है, तो फिर दैट मीन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिस्क 2.5% का है, लेकिन हमें रिटर्न 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, सो दैट्स अ गुड बाय। और अगर उल्टा है कि 2.5 के बदले 1.5-2 ही मिल रहा है, तो देन इट इज ओवर वैल्यूड, आपको वो बेचना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। Bond issuer has 3% probability of default. One of its bond issues has a recovery rate of 75%. मतलब डिफॉल्ट हुआ तो 25% जाएगा। Bond has 4% coupon currently trading at par. Government security of similar maturity yields 2.5%. Assess whether credit spread of the bond issue is adequately compensating investors for credit risk. So, interesting example है, क्या बोल रहे हैं, PD is 3%, 0.03. LGD is 75%. नहीं, recovery 75% है, loss 25% है, so 0.25. तो इनका मल्टीप्लीकेशन 0.07 0.000 0075 सिर्फ डेसिमल में कितना आ रहा है, 0.75। 0075। हाँ मतलब 0.75% आया, बराबर। दिस शोज यू द रिस्क, इतना एक्स्ट्रा कंपेंसेशन आपको मिलना चाहिए। अब लिखा क्या है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट कितना दे रहा है, 2.5%। अपना वाला जो बॉन्ड है उसका कूपन 4% है और ट्रेडिंग एट पार, ट्रेडिंग एट पार मतलब यील्ड भी 4% है, तो इट इज गिविंग अस 4%
which means a credit spread of 1.5, मतलब इतना होना चाहिए, इतना एक्चुअली मिल रहा है, तो हमको काफी अच्छा कंपेंसेशन मिल रहा है, सो इट इज अ गुड बाय। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ना फ्लक्चुएट ना है, हाँ होता है ना, फ्लक्चुएट होता है, बट रेटिंग के हिसाब से और दूसरे पैरामीटर से ये लोग गिनते हैं। समझ में आया? ऑल ऑफ यू लॉजिक पता चला? अनुना पण કેપ્ટર ધારો કે મને સારું કોમ્પોઝિશન મળે, પણ થોડા 2 મહિના પછી બી yes yes 2 મહિના શું, next day it can change. To assess the required returns from credit risk bond, analyst will need to estimate the probability of default and LGD. PD और LGD आपको निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट दो पैराग्राफ में लिखा है कैसे वो लोग निकालते हैं, जस्ट गो थ्रू इट। प्रोफेसर नोट तक पढ़ो। जितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी कंपनी, उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कम, और एलजीडी एज आई सेड सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, फिर सीनियर है, जूनियर है, कैसा है, इन सब पे डिपेंड करेगा। जिसका अच्छा रेटिंग है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड इश्यूअर्स, दे हैव लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देन हाई यील्ड इश्यूअर्स। हाई यील्ड या जंक बॉन्ड जिसको बोलते हैं, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। लेकिन इंटरेस्टिंग लिखा है कि हाई यील्ड इश्यूअर्स ऑफन इश्यू सिक्योर डेट विद अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ पेमेंट इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि लोअर रेटेड है लेकिन सिक्योर्ड है, वो हायर रेटेड अनसिक्योर्ड से आपको कम रिस्क दे सकता है। The greatest risk to investors in unsecured investment grade debt is not an increase in LGD but an increase in the probability of default because of deterioration in issuer's financial situation. ठीक है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट એટલે શું? सेकेंडरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट मतलब एसेट बेच के पैसा, मतलब सिक्योर्ड है, चलो कैश फ्लो नहीं हो रहा है बट एसेट तो है तो वो बेच देगा, तो दैट इज सेकेंडरी सोर्स।
ठीक है, फिर रेटिंग और रेटिंग एजेंसीज का आ रहा है, उसके यूजेस लिखे हैं, पढ़ लो एक बार। फिर रेटिंग सिंबल्स और वो सब दिखाया है, कैटेगरीज दिखाई है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच का जो है उसमें BBB माइनस तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोला जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी मूडीज इज Baa3। उसके नीचे आपका नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड या हाई यील्ड बॉन्ड्स या जंक बॉन्ड्स। ट्रिपल ए इज द हाईएस्ट रेटिंग। नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड को हाई यील्ड या जंक बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड्स इन डिफॉल्ट आर रेटेड B बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच, जबकि मूडीज में तो लोएस्ट कैटेगरी C है, उसमें गिने जाते हैं। तो रेटिंग बहुत ज्यादा यूज होते हैं और रेटिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली देयर आर सम ड्रॉबैक्स। उसमें ड्रॉबैक्स है, तो क्या ड्रॉबैक्स है? क्रेडिट रेटिंग लैग मार्केट प्राइसिंग, कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है ना कि जिसमें क्रेडिट क्वालिटी बिगड़ेगी, राइट? अब सपोज ये नहीं हुआ, जैसे बायजू है, बायजू उसके बॉन्ड्स ओवरसीज मार्केट में लिस्टेड है, बराबर, बॉन्ड्स और लोन्स ओवरसीज मार्केट में लिस्टेड है, और एजेंसी जो होती है वो उसका रेटिंग दिया होगा। अब बायजू का CFO वो लोग वेदांता में से लाए थे, राइट? और मेन उसका काम ये था कि भाई 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड वो सबमिट करने थे, राइट? तो उसको कुछ 4-5 महीने हुए और वो रिजाइन करके चला गया, राइट? He just resigned after 4 or 5 months. So that's a negative event as far as credit quality is concerned. और ऐसी इवेंट के कारण रेटिंग बिगड़ना चाहिए, एंड वी डोंट नो शायद रेटिंग बिगड़ा भी होगा, लेकिन होगा क्या कि रेटिंग पे असर होगा ना, उसके पहले बायजूस का बॉन्ड का जो भाव होगा ना वो मार्केट में पहले गिर गया, क्योंकि ये सारी चीजें तो प्राइस को एकदम से इंपैक्ट कर लेती है। सो दैट्स व्हाई कि इफ यू वांट टू हैव एन इंफॉर्मेशन व्हिच इज क्वाइट एडवांस्ड, मतलब पूरे गांव को पता चल जाए कि भी CFO चला गया, उसके 5 दिन बाद आप डिग्रेड करो, डाउनग्रेड करो, तो उसका फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक कि मार्केट को पहले पता चल जाएगा, प्राइसिंग में पहले असर पड़ जाएगा, रेटिंग में बाद में असर पड़ेगा। देन ऑब्वियसली सम रिस्क आर डिफिकल्ट टू एसेस, मतलब मैनेजर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी कैसी है, उनको देना ही नहीं है अगर पैसा, या जेन्युइन है लेकिन कोई इवेंट रिस्क हो गया, राइट? कोई चीजें ऐसी होती है कि अब जैसे अदानी का वो कोल माइन का प्रोजेक्ट था, तो उसमें पॉलिटिकल मतलब काफी ये एनवायरमेंट और एक्टिविस्ट और उनका बहुत सारा ओपोजिशन था, तो ऐसी चीजों का कैसे क्या असर होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट एंड एनालाइज। And obviously agencies are not perfect, there is conflict of interest,
क्योंकि जो इश्यूअर होता है वही मोस्टली पे करता है रेटिंग्स के लिए। सपोज मुझे बॉन्ड लाना है मार्केट में, तो जरूरी होता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग करवाओ, तो मैं एजेंसी को पकड़ूंगा और बोलूंगा मेरा क्रेडिट रेटिंग करो, तो पैसा तो मैं ही दे रहा हूं, तो देयर विल ऑलवेज बी प्रेशर के अच्छा रेटिंग कर, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, पढ़ लो एक बार। पढ़ लो, कुछ भी नहीं समझ में आता है पूछ लो। हो गए कोहली के 53 हो गए। केशव महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। But now again we are accelerating. So investors should also do their own due diligence. सिर्फ रेटिंग एजेंसीज पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, और खास करके इंडिया में तो ऐसा है कि इंडिपेंडेंट क्रेडिट एनालिस्ट है ही नहीं। ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, वो फंड्स चलाते हैं, क्रेडिट फंड्स भी चलाते हैं, वेयर दे विल इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स व्हिच विल हैव रेटिंग्स ऑफ से BBB, BB ऐसा सब, राइट। लेकिन वो सिर्फ ब्लाइंडली रेटिंग एजेंसी पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ रेटिंग एजेंसी बोल रहे हैं BBB मतलब BBB, ये बोल रहे हैं AA मतलब AA, राइट। जब IL&FS का प्रॉब्लम हुआ था तो बहुत सारी जो NBFC वगैरह थे उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया था, BHFL और ये सब, तो उसमें रेटिंग एजेंसी एकदम गलत पड़ा था। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और उन सब के जो एनालिस्ट थे, मतलब एनालिस्ट है ही नहीं, उन्होंने तो इस पे भरोसा किया था कि हाँ क्रिसिल बोल रहा है AA है तो AA है, लेकिन वो डिफॉल्ट हो गया तो इन्वेस्टर्स को नुकसान हो गया। सर बे रेटिंग एजेंसी अलग अलग रेटिंग है। हाँ देखेंगे, बट यही होता है फिर कंपनी क्या करेगी कि दो में से एक में ही जाएगी जहां पे अच्छा मिल रहा है, इस तरह का भी होता है ना। तो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल इश्यूज। तो अगर कोई बड़ा फंड चला रहा है, बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है, तो अपना खुद का क्रेडिट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके बट सर दूसरी कंपनी अगर क्रेडिट रेटिंग निकालेगी जो खराब होगी तो लोग वो भी तो कंसिडर करेंगे ना। नहीं वो बराबर है, लेकिन इसमें क्या रूल्स होते हैं, कोई ऐसे ही नहीं रेटिंग कर सकता। मैंने बोला तुमको मेरी रेटिंग करनी है, मैंने नहीं बोला तुम्हें, तो क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसी भी चीजें होती हैं। और एंड इट इज एक्सपेंसिव। अगर मैं तेरे को पे नहीं कर रहा हूँ या कोई और तेरे को पे नहीं कर रहा है, तो तू क्यों रेटिंग करेगा मेरी, वो भी है ना, तू समाज सेवा थोड़ी करेगा। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज।
कंपनी सर जाए दे रेटिंग एजेंसी वाले जाए मतलब प्रैक्टिकली बहुत होता है कि जिससे अच्छा मिलेंगे वो करेंगे ऐसा। ओके, नेक्स्ट LOS 62C describe macroeconomic, market and issuer specific factors that influence the level and volatility of yield spreads. स्प्रेड तो पता चला ना कि गवर्नमेंट के मुकाबले कितना ज्यादा है अपना और कितना वॉलेटाइल, कितना फ्लक्चुएट होगा। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क इज द रिस्क दैट यील्ड स्प्रेड्स वाइडन, मतलब क्रेडिट स्प्रेड बढ़ गया, क्यों बढ़ता है? क्योंकि रिस्क बढ़ गया। क्योंकि जब क्रेडिट स्प्रेड बढ़ेगा तो रिक्वायर्ड रेट बढ़ेगा, रिक्वायर्ड रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का भाव नीचे जाएगा, इन्वेस्टर को नुकसान होगा। This is a primary concern for investment grade bond investors because default is unlikely to occur suddenly. More realistic concern is that spreads widen and prices fall as credit conditions worsen. तो ये अच्छा पॉइंट है कि अगर आपने जंक बॉन्ड में पैसा डाला है तो होगा तो सीधा डिफॉल्ट ही हो जाएगा, वो अलग टाइप का रिस्क है। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है, मान लो मैंने टाटा स्टील में पैसा डाला है विच इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, तो उसमें नॉर्मली ये तो होने ही नहीं वाला कि डिफॉल्ट हो गया पूरा, लेकिन ये हो सकता है कि जब मैंने खरीदा तब वो डबल ए था और 2 साल के बाद वो ट्रिपल बी हो गया, मतलब उसका रेटिंग कम हो गया। तो रेटिंग कम हो गया मतलब स्प्रेड बढ़ जाएंगे, स्प्रेड बढ़ जाएंगे मतलब भाव घट जाएगा। तो मैंने 100 रुपए पे लिया था, अभी 92 हो गया। तो मेन रिस्क वो है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स है उसमें ये क्रेडिट स्प्रेड रिस्क आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। और वो क्रेडिट स्प्रेड रिस्क अराइजेस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक, इश्यूअर स्पेसिफिक मतलब कंपनी स्पेसिफिक एंड मार्केट ट्रेडिंग रिलेटेड फैक्टर्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ो, इकोनॉमिक साइकिल के साथ चेंज होता है। जब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता है तो डिफॉल्ट का बहुत कम चांस है, तो क्रेडिट स्प्रेड कम होते हैं, नैरो हो जाते हैं। जब रिसेशन आता है, स्लो डाउन आता है, तो रिस्क बढ़ जाता है और क्रेडिट स्प्रेड भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, क्रेडिट स्प्रेड्स फॉर हाई यील्ड इश्यूअर्स मतलब रिस्की बॉन्ड्स may behave differently than credit spread for investment grade issuers over a business cycle. Examples of typical behavior of both are as follows. तो वो जो दिए 4 बुलेट्स पढ़ो। पहला पॉइंट तो बराबर है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले हैं उसका क्रेडिट स्प्रेड कम होगा। फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है क्रेडिट स्प्रेड्स बढ़ेंगे। मतलब सपोज 10 साल का बॉन्ड है तो क्रेडिट स्प्रेड 1.5% है, लेकिन 30 साल का है तो शायद क्रेडिट स्प्रेड 2 या 2.5% होगा। मतलब क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है तो हमें कंपेंसेशन भी ज्यादा चाहिए। अच्छा, फिर उसमें जो सब पॉइंट बोला है कि जब कॉन्ट्रैक्शन आता है ना, रिसेशन, तो क्रेडिट कर्व्स राइज मतलब क्रेडिट कर्व बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ गया है तो स्प्रेड बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नियर टर्म डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाता है कि अगर डिफॉल्ट होगा तो नेक्स्ट 6-12 महीने में हो जाएगा। अगर 6-12 महीने टिक गए तो फिर 2-3 साल 5 साल में कुछ डिफॉल्ट होगा नहीं। तो ये पिक्यूलियरिटी है कि जब डाउनटर्न आता है तो जो लोअर मतलब जो शॉर्टर टर्म की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो याद रखना। ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन हाई यील्ड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट कर्व्स फॉल, क्योंकि रिस्क कम हो गया, आपके क्रेडिट स्प्रेड कम हो जाएंगे। एंड स्टीपन, स्टीपन मतलब जब तेजी होगी तो नॉर्मल बिहेवियर कि 6-12 महीने में डिफॉल्ट नहीं होगा, डिफॉल्ट होगा तो लॉन्ग टर्म में होगा, 5-10 सालों में होगा, तो फिर से वो स्टीप हो गए। ठीक है,
तो कुल मिला के सिर्फ इतना याद रखो कि जो नॉर्मल बिहेवियर और जब इकोनॉमी बुलिश होती है तो ये होता है कि शॉर्ट टर्म का चांस कम है डिफॉल्ट का, लॉन्ग टर्म का ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड स्टीप। लेकिन जब एकदम से रिसेशन है ऐसा आ जाता है तो थोड़ा उल्टा हो जाता है कि डिफॉल्ट होगा तो शॉर्ट टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म मिडिल टर्म में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो रिवर्स हो जाता है अगर रिसेशन आता है तो। फिर दूसरी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं अक्रॉस इश्यूअर्स dispersion of yield spreads for higher yield issuers is higher than for investment grade issuer। मतलब जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाली कंपनियां होगी ना उसका जो क्रेडिट स्प्रेड होगा ना उसमें उतने डिफरेंस नहीं होगा, सब एक छोटी सी रेंज में ही होंगे, जबकि हाई यील्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। और लास्ट जो बुलेट है, हाई यील्ड स्प्रेड्स टेंड टू फ्लक्चुएट मोर देन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्प्रेड्स। कि जो रिस्की कंपनियां है उसका स्प्रेड अभी 2% है तो वो 5%, 6% भी हो सकता है, मतलब वाइल्ड स्विंग्स बहुत आएंगे। खास करके क्राइसिस में देयर विल बी अ फ्लाइट टू क्वालिटी, तो जो रिस्की चीजें है वो पिट जाएगी, भाव घट जाएगा, स्प्रेड्स एकदम से बढ़ जाएंगे। और ऊपर से हाई यील्ड जो होते हैं, लो क्वालिटी ऑलवेज मीन लो लिक्विडिटी, और जब लिक्विडिटी कम होती है तो थोड़ा भी सेलिंग आया तो धड़ाम से भाव गिर जाएगा। तो इसलिए भी जो यील्ड और स्प्रेड्स है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे। जस्ट कंपेयर इट विद योर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स, तो उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है ना, उसी तरह हाई यील्ड बॉन्ड्स में भाव का फ्लक्चुएशन, इसलिए क्रेडिट यील्ड का या क्रेडिट स्प्रेड का फ्लक्चुएशन ज्यादा ही होने वाला है। ऑनलाइन ओके? फाइन। उसके बाद वाला पढ़ो कि भाई हाई यील्ड बॉन्ड आपके लिए रिस्की ही है लेकिन वो आपको रिटर्न भी अच्छा देते हैं, और दूसरे क्या रीजंस हो सकते हैं वो लिखे हैं, 3 बुलेट दिए, वो पढ़ लो। सर ये रेटिंग एजेंसी इनकी तरह एक्ट नहीं कर सकती, जैसे वो हिंडनबर्ग रिसर्च थी, अब उसके नहीं। पास अडानी गया नहीं बट उन्होंने स्टिल अपनी रिपोर्ट नहीं, निकाली। वो रेटिंग एजेंसी नहीं है, वो एक जैसे फंड है, इट्स काइंड ऑफ अ हेज फंड, और उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि एक्टिविस्ट के रिसर्च करो, खास करके दे आर ऑन द शॉर्ट साइड, कि अगर कंपनी लग रही है कि ये कंपनी फंस सकती है, ऐसा रिसर्च करो, भाव पिटेगा और पोजीशन इस साइड की लो कि उससे पैसा बने। तो जो डेवलप मार्केट्स है ना उसमें तो ऐसी कंपनियां होती है कि जो खुद का बहुत रिसर्च करेंगे, और भले रेटिंग एजेंसी कुछ भी बोले वो अपना व्यू रखेंगे भी सही, बट हमारी जैसी इकोनॉमी में ऐसे ज्यादा एक्टर्स नहीं मिलेंगे who can do independent credit research। अभी हमारे यहाँ बहुत ही ये नेसेंट फील्ड है ऐसा। हिंडनबर्ग सीएफ है ना? क्या? अच्छा, ये फिर तो भाई उसमें वही है ना सर, मेन सबसे ज्यादा पैसा उसी का लगा ना, सोरोस का,
हाँ इंडियन बैंक में नहीं? सबसे ज्यादा उसका है, इन्होंने पोजीशन ले ली थी फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग के बाद न्यूज़ निकाली, तो मंडे को कॉल आई थी। पढ़ो पढ़ो पढ़ा। जबरीटी में आप 400 मार सकते हैं साल भर, समझ में नहीं आ रहा। 196 फॉर 32 ओवर, पिछले 5-6 ओवर में फिर से 7-8 की रन रेट से खेले। पहले तो स्लो हो गए थे, रोहित की विकेट बहुत slow हो गए। गेल बोल्ट को और अभी तो डेड ओवर है ना 20 इनके लिए प्लेयर बहुत डेंजर है, हैं? इनके लिए प्लेयर बहुत डेंजर है। इनको कैसा पर सेकंड इनिंग में कभी नहीं देखा है ना, ये नहीं खेलते। सेकंड इनिंग में रिमेंस टू बी सीन। बस अब न्यूजीलैंड आ जाए सेमीफाइनल में और अपने फाइनल में चले जाए और वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप जैसे पार्टी फिर अपने पार्टी करेंगे। तो जाओ तो फाइनल तो टिकट कहाँ नहीं था टिकट। अभी बीच में पता चला था 30,000 रेट चल रहा है, मेरा दोस्त होता है ले ले। એટલે આમ તો જોવું જોઈએ કારણ કે યાર ઇન્ડિયા હમણાં પાછું આવશે। And I agree, but टिकट का क्या करें? फाइनल में बंदा तो स्कैम ही चल रहा है, बुक माई वही वो डर लग रहा है। फिर कमिंग सून आ जाता है। चलो चलो चलो, तो 3 पॉइंट बोले। हाई यील्ड बॉन्ड्स क्यों खरीदेंगे लोग? डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड से वो जुड़े हुए नहीं है, they behave quite differently। कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, एंड अल्टीमेटली सी बड़े मैनेजर्स हैं तो इक्विटी में तो पैसा डाल ही रहे हो ना, तो ये इक्विटी से तो कम रिस्की है तो फिर भी बॉन्ड, तो देयर कैन डेफिनेटली बी अ केस कि हाँ हाई रिस्क लेके रिटर्न ले आओ। Other systematic factors that can drive yield spread higher include the following, मतलब इसमें आपको ज्यादा रिटर्न क्यों मिल सकता है? तो increasing regulations of broker dealers and market makers in corporate bonds and increase the cost of funding bond positions, मतलब regulations और उसके कारण ये bonds में डील करना बड़े प्लेयर्स के लिए डिफिकल्ट है, तो वो लोग नहीं डील करेंगे, खरीदने वाले इतने नहीं रहेंगे, तो कम भाव और ऊंचे यील्ड पे आपको मिल सकता है। Funding stresses in markets may increase risk aversion. Heavy new issuance of debt into bond markets might not be met by increased demand, मतलब जितना issuance है उतने investors नहीं है, तो अगेन भाव कम और yield ज्यादा। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। तो सेकंड वाले का वो कहता है फंडिंग स्ट्रेस, मतलब वही कि फंडिंग का जैसे अभी रेट्स बढ़ा दिए फेडरल रिजर्व ने, फिर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रहा है कि मार्केट में से पैसा वापस खींच रहे, तो ऐसे टाइम में मतलब फंड्स बहुत नहीं है, तो सबसे पहले ये वाले बॉन्ड का यील्ड बढ़ जाएगा। और इसमें लिखा नहीं है बट ये भी याद रखना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, उनका रेगुलेशन ही ऐसा होता है कि दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, राइट, मतलब उनको जग मार के इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ही करना पड़ेगा, तो वहां ढगला पैसा आएगा और ये जो सेगमेंट है इसमें नहीं डाल सकते पैसा, तो इसलिए इसमें आर्टिफिशियली लो भाव और हाई यील्ड्स मिल सकते हैं फॉर अ सेवी इन्वेस्टर, राइट। अच्छा, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक, फिर इश्यूअर स्पेसिफिक फैक्टर्स तो होते ही हैं, पढ़ लो वो पैसेज पैराग्राफ, सिंपल है वो, उसमें कुछ खास नहीं है।
तुम्हारा खाता नहीं होगा फिर दिखा ये कर रहा है वैसे भी इसी तरह बस पढ़ लिया। फिर मार्केट फैक्टर लिखे हैं, उसमें एक लिखा है टर्म मार्केट लिक्विडिटी रिस्क रिलेट्स टू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग अ बॉन्ड। देखो जितना बॉन्ड हाई क्वालिटी होगा ना उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगा। लिक्विडिटी ज्यादा मतलब एक उसका इंडिकेशन है कि बिड और आस्क बहुत कम डिफरेंस होगा, खरीदने का भाव और बेचने का भाव में डिफरेंस कम रहेगा, जबकि हाई यील्ड बॉन्ड्स में आपको बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा देखने को मिलेगा। So a wider bid offer spread implies higher cost of trading to investors and indicate higher market liquidity risk। तो जितना bid ask ज्यादा है उतना लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा है। आज के लिए कॉस्ट sell बोलते हैं ना उसको, सॉरी इम्पैक्ट कॉस्ट बोलेंगे ना उसको, नहीं, इम्पैक्ट कॉस्ट अलग है। अलग होता इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब अपने ट्रेड के कारण है। भाव चेंज हो जाएगा थोड़ा। Generally, issuers with more debt outstanding or with higher credit ratings will have more actively traded bonds and so narrow bid offer spreads, तो liquidity risk कम रहेगा। Market liquidity risk is higher for less actively traded bonds, for issuers with lower credit quality and for issuers with less debt outstanding in bond market। मतलब जो जितना कम एक्टिव कंपनी होगा, अब सपोज रिलायंस है तो बोले इसके 50 अलग अलग बॉन्ड मार्केट में है और एक्टिव ट्रेडिंग होता है तो उसमें बिड आस्क स्प्रेड कम होगा, लिक्विडिटी रिस्क कम है। लेकिन कोई नई कंपनी है वो बोले पहली बार मार्केट में बॉन्ड इश्यू लेके आ रही है और खास कुछ इतना ट्रेडिंग एक्टिव नहीं है तो उसमें बिड आस्क हाई हो जाएगा एंड लिक्विडिटी रिस्क हाई होगा। फिर नेक्स्ट पेज जो लिखा है कि जब फाइनेंशियल स्ट्रेस और ये सब बढ़ जाता है, कोई क्राइसिस आ जाता है, तभी भी बिड आस्क स्प्रेड एकदम ज्यादा हो जाता है। अगर बिड आस्क स्प्रेड देखना है ना तो इंडिया में इक्विटी ऑप्शंस ट्रेड करना दिखेंगे, बिड और आस्क कितना अलग हो सकता है वो भी जब पीएसयू है ना सर, किसी भी, और मतलब नियर मंथ में ही होगा, थोड़ा एक मंथ आगे जाओगे तो मिलेगा ही नहीं। और इवन नियर मंथ में इन द मनी ठीक है, जैसा आउट ऑफ मनी चले जाओगे ना तो बहुत ज्यादा बिड आस्क मिलेगा क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो जब स्ट्रेस आता है, क्राइसिस आता है, बिड आस्क बढ़ जाता है, देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन रिस्क अवर्जन व्हिच मे कॉज वाइडर बिड ऑफर स्प्रेड्स टू स्पिल ओवर टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड इश्यूअर्स। मतलब बहुत गंदा क्राइसिस होगा तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में भी बिड आस्क बढ़ सकता है। तो उसके बाद जो लिखा है कि जो स्प्रेड है, सपोज कोई हाई यील्ड बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड 7.5% दे रहा है, हाई यील्ड बॉन्ड 11% दे रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना है 3.5%। तो जो 3.5% है ना एक्स्ट्रा, उसका एक पार्ट लिक्विडिटी के कारण भी हो सकता है, एक पार्ट क्रेडिट के कारण और एक पार्ट लिक्विडिटी के कारण, ऐसा अलग अलग उसको आप डिकम्पोज कर सकते हो। वो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है और उसका एग्जांपल दिया है, वो करते हैं। एग्जांपल पढ़ो, मैं करवाता हूं।
के सारे करते हैं। मेरा मार्कर कहाँ है? उसको दिखा रहा हूँ 30-30 रुपया हो रहा है। डिफॉल्ट हो गया। हमारा भाई शेष है वो। ओके, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? See, what they are saying is ten-year bond has annual coupon 5%. तो 10-year 5% coupon bond इसका भाव दिया है 99.5 100.5। मतलब अगर बेचना है आपको बॉन्ड तो 99.5 मिलेगा और अगर खरीदना है तो 100.5 मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब हुआ मिड प्राइस या मिड कोट, इन दोनों का एवरेज वो 100। तो अगर प्राइस 100 है, इसका फेस वैल्यू 100 ही माना जाता है, तो जितना फेस वैल्यू है उतना ही प्राइस है। दैट मीन्स इसका यील्ड या वाईटीएम कूपन जितना ही हुआ। तो हमारा जो बॉन्ड है वो 5% आपको दे रहा है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड है वो दे रहा है आपको 3%। वो आपको कितना दे रहा है? 3%। दैट मीन्स ओवरऑल जो स्प्रेड हुआ दैट इज 2%। ओवरऑल स्प्रेड कितना हुआ? 2%। अब इसमें से 2% में से ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि लिक्विडिटी का कितना है। तो वो लिक्विडिटी का ढूंढने के लिए वो लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉन्ड के वैल्यूएशन में सीखेंगे कि बॉन्ड का वाईटीएम अगर निकालना है ना, तो आपको क्या करने का कि ये जो फेस वैल्यू है 100 रुपया, वो अपने कैलसी में 100 एफपी डालने का कि फ्यूचर में 100 रुपया मिलेगा। फिर 100 का 5% मतलब 5 रुपया कूपन वो पीएमटी डालने का, राइट। तो ये कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा, तो 10 एन डालने का, राइट। और फिर पीवी अभी का भाव तो 99.5 लेकिन नेगेटिव में रखने का, क्योंकि हमें ये पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब डालोगे तो आपको आईवाई मिलेगा। ये सब डालोगे तो आपको आईवाई मतलब यील्ड मिलेगा। वो कितना आ रहा है? 5.065%। और अगर भाव 100.5 डालते हो, इंस्टेड ऑफ 99.5 इफ यू इनपुट 100.5, ये सब आएगा वैल्यूएशन के चैप्टर में। तो वाईटीएम कितना आ रहा है? आईवाई 4.935। तो
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालो, डिफरेंस 0.13%। तो दैट मीन्स कि ये जो 2% का स्प्रेड था, ये जो स्प्रेड था 2%, उसमें से 0.13% इज बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, और जो बाकी है 1.87% दैट इज बिकॉज ऑफ क्रेडिट रेट। तो दिस इज द मेथड, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? જેટલું લિક્વિડિટીનો કમ્પાઉન્ડ વધારે હોય એટલું એમાં ડિફિકલ્ટ છે। हाँ, मतलब ट्रेडिंग उतना कॉस्टली है उसका, उतना बिड़ा स्प्रेड ज्यादा होगा। ऑनलाइन अंडरस्टूड? ओके। और उसके बाद जो फॉर्मूला लिखा है ना कि जब स्प्रेड बढ़ेगा, स्प्रेड घटेगा या बढ़ेगा, तो उसके कारण बॉन्ड के भाव में कितना चेंज होगा, तो वो तो फॉर्मूला लिखा है, लेकिन उसका कैलकुलेशन ये चैप्टर में नहीं है, दूसरे में है, वो हम करेंगे। ये सेम फॉर्मूला आएगा, डिटेल एग्जांपल्स भी आएंगे। तो क्विज करने लगो, स्टार्ट विद द क्विज। करा? ऑनलाइन डन? ओके, फर्स्ट में द टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस आर, एलजीडी को लॉस सीवियरिटी भी बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉस सीवियरिटी। एक्सपेक्टेड लॉस कैन डिक्रीज विद इंक्रीज इन रिकवरी रेट, रिकवरी बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेड लॉस घटेगा। फिर which of the following is not a top down factor? Capital. फिर higher credit risk is indicated by higher debt to EBITDA. फिर compared with other firms, issuer with AAA
is most likely to have a lower debt to capital. Credit spreads tend to widen as economic conditions worsen. 7 में मुझे लोचा लग रहा है. सी लेकिन गलत लिखा है ना. Compared to shorter duration bonds, longer duration bonds have more uncertainty आना चाहिए. अच्छा लेस सर्टेनिटी लिखा है. ठीक है, सो सी इज करेक्ट. जितना ड्यूरेशन ज्यादा, मैच्योरिटी ज्यादा, उतना अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा, सर्टेनिटी कम होगा. ठीक है, ओके. घर जाओ, मैच देखो. ऑनलाइन बाय. ऐसे ना इतना पकड़ लिया